हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए लेक्चर के बारे में। राइट, देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को लेके एंड उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हम सभी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई इंथैल्पी के बारे में जिसका नेम है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई इंथैल्पी के बारे में, दैट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो सबसे पहली बात तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन का क्या मतलब है, देखिए वो जानिए आप। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब है जब हम किसी भी एक मोल रिएक्टेंट को कंप्लीट कंबशन करवा देंगे, यानी कि जब हम एक मोल रिएक्टेंट को कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, बर्न करते हैं, उस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी चेंज होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। राइट, क्या कहने का मतलब है, यानी कि हमारे पास जब हम एक मोल रिएक्टेंट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए बी प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, प्लस में जो एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। राइट, अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी रिएक्टेंट को कंबशन करवाओगे यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो वहां पे हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंबशन रिएक्शन हमारे पास है ये हमेशा क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। जिसकी वजह से कंबशन रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, हमेशा ही एक्सोथर्मिक देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर जो डेल्टा एच है यानी कि इंथैल्पी चेंज, ये हमेशा हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये कहा गया कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द गिवन रिएक्शन इज x जूल। मुझे रिएक्शन में क्या कहा गया, मान लीजिए इंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर अ गिवन रिएक्शन इज x जूल। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी कंबशन रिएक्शन हो हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का मतलब है कि वहां पे जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। तो बेशक हमारे एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी हो, आपको क्या लेके चलनी है, ये नेगेटिव। ठीक है, बेशक यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रखी हो, आपको अपने आप से नेगेटिव ऐड कर देना है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब एक बात याद रखिएगा, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो हमेशा इक्वल होती है इंथैल्पी ऑफ कंबशन के। ठीक है, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वल हमें देखने को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, जब हमने देखा था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो किसके इक्वल थी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टाइम पे वो इक्वल थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का इन केस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और ये फॉर्मूला है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन। राइट, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा इंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वल देखने को मिलेगी। अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा गया कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन x जूल है या फिर y जूल है, कुछ भी है, तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि आपको वो अपने आप से नेगेटिव कंसीडर कर लेनी है अगर एग्जामिनर ने वो नेगेटिव नहीं दी है। और दूसरी बात क्या, कि आपको जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है वही क्या होगी, आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अब चलिए बात करते हैं, हमारे पास एक टर्म आती है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबशन के अंदर ही, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, एक टर्म आती है हमारे पास दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो बात करें अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की, तो क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू? देखिए हमने बात की थी इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब होता है जब हम एक मोल किसी भी रिएक्टेंट को कंबशन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तब जो एनर्जी चेंज होगी, तब जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उसे हमने कहा था इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 ग्राम सब्सटेंस को जब हम कंबशन करेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस का जब हम कंबशन करेंगे तो वो कितनी एनर्जी रिलीज कर पा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल होगी इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। इंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या आप इस रिलेशन को समझ पा रहे हो? क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो 1 मोल के लिए डिस्क्राइब की गई है। राइट, और 1 मोल का जो मास होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर मास। अगर मैं 1 मोल के लिए जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है उसको डिवाइड कर दूं मोलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या है हमारे पास,
1 ग्राम रिएक्टेंट का जब हम कंबशन करवाएंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब मैंने क्यों नहीं कही, क्योंकि जितनी भी कंबशन रिएक्शन है दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो एनर्जी रिलीज ही होगी। आप एनर्जी एब्जॉर्ब कहोगे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, राइट। तो आप क्या कहोगे, 1 ग्राम रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंबशन करवाने के टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू किसके इक्वल होती है, सॉरी उसी को हम क्या कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और कैलोरीफिक वैल्यू किसके इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जो कि 1 मोल के लिए जो एनर्जी चेंज हुई है वो है डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, 1 मोल मीथेन जो है, 1 मोल मीथेन को कंप्लीटली कंबशन करवाने के लिए, 1 मोल मीथेन का कंप्लीटली कंबशन करवाने के टाइम पर जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है, मान लीजिए वो है हमारे पास x जूल, ठीक है। हमें क्या कहा गया, 1 मोल मीथेन का कंप्लीटली कंबशन करवाने के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है x जूल। तो बताओ इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या कहा था, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है कि 1 मोल रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंबशन करवाने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जबकि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 ग्राम के लिए डिस्क्राइब की गई है। अब देखिए 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 16 ग्राम है ना। मीथेन का मास कितना होता है, मीथेन का मोलर मास होता है 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम मीथेन को हमने जब कंबशन करवाया तो x जूल एनर्जी रिलीज हो गई है। हमें कैलोरीफिक वैल्यू पूछी गई है, तो कैलोरीफिक वैल्यू हमारे लिए किसके लिए होती है, 1 ग्राम के लिए होती है। तो देखो सिंपल सी बात है, 16 ग्राम को कंबशन करवाया तो हमारे पास x जूल एनर्जी रिलीज हुई। जब 1 ग्राम का कंबशन करवाएंगे तो कितनी हो जाएगी, x/16 जूल एनर्जी हमें रिलीज होती हुई दिख जाएगी, और यही क्या आएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपने कैसे निकाली, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो वहां से आपकी क्या निकल जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगी। क्या आपको ये कांसेप्ट समझ में आ रहा है? अगर आपको ये कांसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो चलो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ताकि आपको इन दोनों से रिलेटेड जब मिक्स करके जब न्यूमेरिकल बनाया जाए तो आप वो भी कर पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कंबाइन करके जो न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले थोड़ा सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आपको मैं रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ठीक है। N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है। हमें कहा गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है -500 जूल, ठीक है। हमें कहा गया कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है इस रिएक्शन के लिए वो है -500 जूल। तो सबसे पहली बात तो जो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, -500 जूल दे रखा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन पाएगी। जितनी हीट एब्जॉर्ब करी है उससे ज्यादा हीट इसने रिलीज करी है रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। हमें कहा गया कि बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें क्या कहा गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या देखने को मिलेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और आप आसानी से न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो एक गुजारिश यही है कि वो पहले लास्ट वीडियो देख के आओ। एंथैल्पी से जब से हमने स्टार्ट किया है वो कंसेप्ट आप देखना रेगुलर स्टार्ट करो, ताकि आप एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वीडियोस का वो कैचअप कर पाओ, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी फॉर्मूला बताया है इसी वीडियो में कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है हमारे पास, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है, -500 दे रखी है, इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, अमोनिया, तो हम क्या लिखेंगे 2 * एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं। जो भी स्टोइचियोमेट्री होगी आपको उनको साथ लेके चलनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते हो, राइट। माइनस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, एक तो N2 है और एक H2 है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्टोइचियोमेट्री आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है। यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो दे रखी है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
नहीं दे रखी, तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक ये डिटेल नहीं मिलेगी तब तक तो ये निकाल ही नहीं सकते ना। एक बारी में एक ही अननोन होगा तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे अपना आंसर। अगर एक साथ 3 अननोन होंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई इक्वेशन ही नहीं बना सकते, राइट। तो यहाँ पे हमें लगेगा कंसेप्ट। मैंने कहा था जो नेचुरल ऑकरिंग स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, उसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली एग्जिस्टिंग स्टेट वही है उसकी, राइट। तो हाइड्रोजन की नेचुरल ऑकरिंग स्टेट H2 ही है और नाइट्रोजन की N2 ही है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट इन्हीं फॉर्म में देखने को मिलती है, राइट। कार्बन की क्या बताई थी मैंने आपको, कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म मोस्ट अबंडेंट होती है जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। उसी तरीके से सल्फर की जो रोम्बोहेड्रल हमारे पास फॉर्म है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है। फास्फोरस के लिए भी मैंने आपको बताई थी, व्हाइट फास्फोरस के लिए 0 होती है। तो यहाँ पे N2 की और हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, 0 है, क्योंकि ये इनकी नेचुरल ऑकरिंग स्टेट है, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है, यानी कि वो किसी इक्वल आ जाएगी -500 जूल के इक्वल हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछा हुआ है, ये ट्वाइस है इसकी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या जाएगा हमारे पास, -500 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू -250 जूल, ठीक है, -250 जूल। क्या आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को एंथैल्पी ऑफ कंबशन के साथ क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, राइट। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कंबाइंड न्यूमेरिकल देखने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं एक्चुअली में। जो ये न्यूमेरिकल है ये लगा के चलिएगा आईआईटी जेईई लेवल का ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल अच्छा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। तो देखिए न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, आपको एक लिक्विड बेंजीन दे रखी है जिसका कंबशन करवाया हुआ है। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो लिक्विड बेंजीन हमारे पास क्या होगी, C6H6 लिक्विड स्टेट में हमारे पास दे रखी है, इसको हमने कंप्लीट कंबशन करवा दिया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब आप कंबशन करवाते हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब आप कंबशन करवाते हो, तो हमेशा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ और देखने को कभी भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देखने को मिलेगा। डजंट मैटर वो हाइड्रोकार्बन अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, कुछ भी हो, अगर आप उनका कंबशन करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देखने को मिलेगा। दूसरी बात, रिएक्शन कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं छोड़नी है, रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन अगर अनबैलेंस रहेगी तो आप सही स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं कर पाओगे और आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन लिक्विड स्टेट में दे रखा है, ऑक्सीजन हमारे पास गैसीय स्टेट में देखने को मिलता है, आपको स्टेट का भी अंदाजा रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में मिलेगा और वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो मैंने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 15 ऑक्सीजन है, तो 15/2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन के साथ हम डील अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तो देखिए अगर आपके पास जो स्टोइकियोमेट्री आ रही है, अगर वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उससे होगा क्या, ये जो स्टोइकियोमेट्री है जो फ्रैक्शन में है ये खत्म हो जाएगी, राइट। रिएक्शन आपकी बैलेंस ही रहेगी, दोबारा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए बैलेंस इक्वेशन, तो आप क्या कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर में आपके पास आया हुआ है नंबर सिस्टम, उसी से पूरी की पूरी रिएक्शन को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हमें देखने को मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें कहा गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है लिक्विड बेंजीन का, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है लिक्विड बेंजीन का। मान लीजिए हमें कहा गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ऑक्सीजन का, मान लीजिए वो है H जूल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है मान लीजिए वो है Y जूल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास X जूल और वाटर के लिए क्या है हमारे पास Y जूल हमें देखने को मिल रहा है। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दे रखी है, साथ में हमें क्या दे दिया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी हमें। मान लीजिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है हमारे पास माइनस या फिर ये कह लीजिए Z जूल है,
ठीक है, हमें क्या कहा गया, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या है हमारे पास, Z जूल है। तो बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, राइट। अब देखिए मैंने कहा था आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन की, है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। तो यानी कि हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है ये एक्चुअली में क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है, जो कि हमारे पास क्या है, Z जूल। अब दूसरी बात मैंने आपको क्या कहा था, कंबशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होंगे। तो बेशक एग्जामिनर ने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिख रखी है, आपको अपने आप से क्या कंसीडर करनी है, नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के इक्वल, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -Z। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है बेंजीन के लिए, और सॉरी तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आ जाएगा 6 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, राइट, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 प्लस 15/2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखने को हमें मिल जाएगी। हमें ये फाइंड आउट करनी है, हमें ये फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितनी दे रखी है, x जूल। तो यहाँ पे आ जाएगा -Z 6 into x जूल। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री है, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, स्टोइचियोमेट्री को साथ लेके चलना है। स्टोइचियोमेट्री अगर आपकी गलत होगी, क्योंकि रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं हो पाई, तो आंसर आपका गलत आएगा। तो ये आ जाएगा 6 जूल 6x प्लस 3 into y 3y माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन तो हमें निकालनी है, प्लस 15/2 into एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन तो हमें दी ही नहीं हुई। तो मैंने आपको कहा था जो भी नेचुरल ऑकरिंग स्टेट में रहते हैं, मोस्ट अबंडेंट जो उनकी फॉर्म होती है, मोस्ट स्टेबल उनकी जो फॉर्म होती है, एक एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल नेचुरल ऑकरिंग जो फॉर्म होती है, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होती है, राइट। तो ऑक्सीजन ही वो फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, O2 ही वो फॉर्म है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें बेंजीन के लिए निकालना है, तो बेंजीन इधर चला जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो है हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगी 6x प्लस 3y, और ये z उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस z। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कंबाइन कर दिया। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।